गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम स्पेसिफिक जितनी भी न्यूज़ है 7 नवंबर की द हिंदू न्यूज़पेपर से या इंडियन एक्सप्रेस से, और जितने भी प्लेसेस आए हैं न्यूज़ के अंदर उनको मैप के साथ हम देखेंगे कि वो कहाँ पे है। और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो कि 26 मई 2024 में होने वाला है, अभी ऑलमोस्ट 195 डेज़ बचे हुए हैं। तो चलिए ज़ोरों शोरों से अपनी कमर को कस के हम इस तैयारी को शुरू करते हैं। तो पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लीगल आइडेंटिटी एंड राइट बेस्ड रिटर्न मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। तो ये एक कॉन्फ्रेंस करवाई गई है जिसको करवाया है आईएमओ के द्वारा। तो आईएमओ क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आईएमओ होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूएन का माइग्रेशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस का ये पार्ट है। इसने इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे करवाया है, डेनमार्क के अंदर करवाया है। माइग्रेशन से कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कुछ माइग्रेशन करने वाले जो लोग हैं उनके हकों के बारे में बात कर रहा है। लीगल आइडेंटिटी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। राइट्स की बात कर रहा है, रिटर्न मैनेजमेंट पे। तो बिल्कुल इसको समझ के हम ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग ये बात हुई है कि पूरे ग्लोब के अंदर 1 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी नेशन की लीगल आइडेंटिटी नहीं है। मतलब ना ही वो किसी नेशन से बिलोंग करते हैं, ना ही उनका कोई स्टेट है। वो लोग मतलब स्टेट इनविजिबल का उनको स्टेटस दे दिया गया है, स्टेट इनविजिबल। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन से ज़्यादा है। और इसी के लिए यहाँ पे 2022 के अंदर इन्हीं लोगों की जो मैनेजमेंट है उसको करने के लिए एक रेलिका नाम का प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इसी यूनाइटेड नेशंस के आईएमओ द्वारा। और रेलिका क्या है, रेलिका होता है आर से होता है री एडमिशन, यानी दोबारा से उन लोगों को नियुक्त करना है, भर्ती करवानी है। ई से होता है इनहेंस यानी कि बढ़ाना है, रीएडमिशन जो हो रहा है उसको बढ़ाना है। एल से होता है लीगल और आई से होता है आइडेंटिटी यानी लीगल आइडेंटिटी। और सी ए से आप यहाँ पे समझ ही पाएंगे, सी ए से होता है कैपेबिलिटीज़। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है यहाँ पे ग्लोबल प्रोग्राम इनहेंसिंग री एडमिशन एंड लीगल आइडेंटिटी कैपेसिटीज़। 2022 में रेलिका को लॉन्च किया गया था। बिल्कुल यहाँ से प्री का सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ रेलिका। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया है। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनके अंदर जो जो इंसान वहाँ से आए थे उनको रीएडमिशन दिलवाया जाएगा, प्लस उनकी लीगल आइडेंटिटी बनवाई जाएगी। अब थोड़ा सा चर्चा जो है वो हम लेके जाते हैं आईएमओ की तरफ। और आईएमओ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है 1951 के अंदर। बिल्कुल ये एक यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है और इसी वजह से इसको यूएन माइग्रेशन भी बोला जाता है। मैंडेट अगर बताएं तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल में 175 स्टेट्स हैं। और स्टेट से मेरा यहाँ पे मतलब है कंट्रीज़, यानी कि 175 यहाँ पे मेंबर्स है। इंडिया खुद इसका मेंबर है, तो इंडिया भी आईएमओ का मेंबर है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम करते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो मकसद अब हम देख ही रहे हैं किस चीज़ पे काम कर रहा है। ये काम कर रहा है कि जो मानवता है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे और जो माइग्रेशन है वो इस तरीके से हो कि सभी को उसका फ़ायदा मिले। नेक्स्ट हम चलते हैं हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट निकाली गई है 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ये आती है यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WFP। ये क्या होती है, ये होती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये दो ने मिल के यहाँ पे इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। इसके अंदर इन्होंने हॉटस्पॉट बनाए हैं। आपने कभी देखा है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप बना के दिखाऊँ। दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका। नीचे चलते हैं ब्राज़ील, यहाँ पे नीचे हम आते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पे साउथ अमेरिका। और इधर जाते जाते यूरोप एंड रशिया एंड यहाँ पे कहीं पे इंडिया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये अफ्रीका,
कि ऐसे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या बना सकते हैं हम, बना सकते हैं कि यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यहाँ पे टेम्परेट जोन है, ऊपर फ्रिज जोन है, और कहीं ना कहीं अब क्या बनाना है कि अर्थक्वेक के हॉटस्पॉट बनाने। तो ज़्यादातर अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्लेट्स पे, यहाँ पे हॉटस्पॉट है। तो आप जो ग्रीन से देख पा रहे हो ये हॉटस्पॉट होता है। और हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या है, हॉटस्पॉट का यहाँ पे मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा होने की संभावना है, फ्रिक्वेंटली ये काम होता है। तो इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे हमने अर्थक्वेक को देखा, वोल्केनिक अरप्शंस को देखा, इसी तरीके से हॉटस्पॉट बनाए गए हैं हंगर के, भूखमरी के, भूख के, और वो बने हैं लगभग 22 देशों में, जहाँ के अंदर 2-2 रीजनल क्लस्टर निकल के आए हैं। ये जो हॉटस्पॉट होते हैं इनके अंदर ऐसी जनसंख्या है जो एक्सपीरियंस कर रही है क्रिटिकल लेवल की फूड इनसिक्योरिटी, यानी उनके पास खाने की इनसिक्योरिटी है। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी है उनके पास। और इसी वजह से आप लोगों को अगर याद आए तो अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान रूल आता है तो ये न्यूज़ में आर्टिकल भी आया था कि कैसे जो तालिबान और अफगानिस्तान के जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास 50% लोगों के पास खाने की कमी थी, उनके पास खाना जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। तो अगर अब बात करें कि ये किन किन देश में आई है, ये जो डाटा है ये डाटा हॉटस्पॉट का रहेगा 2023 के नवंबर से लेते हुए, क्योंकि अभी आई है अप्रैल 2024 तक। तो ये तब तक के लिए इसका डाटा जो है वो रेलिवेंट रहने वाला है। और आई है ये किन किन कंट्रीज़ में, ये कंट्रीज़ में आई है। पहले तो हम अफ्रीका की बात कर लेते हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पे कंट्रीज़ जो है वो है माली, फिर है सूडान, उसके बाद है नॉर्थ सूडान, एंड देन आता है आपका बुर्किनो फासो। ठीक है, ये है यहाँ पे ज़्यादातर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उनकी कंट्रीज़। और इसके बाद अगर हम एशिया में और वर्ल्ड में देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन दोनों कंट्रीज़ को भी यहाँ पे इंक्लूडेड किया हुआ है। यहाँ पे बोलते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ में बहुत ही हाई कंसर्न है, ठीक है, कि बहुत ही चिंता का ये विषय है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि बात करती है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप। बिल्कुल प्रीलियम्स के क्वेश्चन के लायक ये जो आपको दिख रही है न्यूज़ है। तो व्हाट इज़ स्वीप, आपसे सवाल पूछा जाएगा। 3 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ये एक मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन है 2 कंट्रीज़ के बीच में, रशिया इंडिया के लिए। दूसरा आपसे ऑप्शन हो सकता है पूछ लिया जाए कि ये आपका एक एजुकेशन सिस्टम है, ये अलग अलग। तो लेकिन अब हमें जानना है कि ये है क्या। सबसे पहले जो स्वीप है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। ठीक है, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कैसे जारी किया है, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU को साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, MOE के साथ। तो इन्होंने ये साइन करके स्वीप का जो हमारा पूरा का पूरा इनिशिएटिव है उसको लेके आए हैं। इसका मानना ये है कि वो ऐसा करिकुलम बनाएंगे 6th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए, जहाँ पे उनको वोटिंग की जो लिटरेसी है या इलेक्टोरल जो लिटरेसी है, पढ़ाई है, वो उनको बताई जाएगी। ठीक है, ये है स्वीप सिस्टम, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशनल। ये एजुकेशनल समझ में आया आपको यहाँ पे, एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किए। इसका क्यों है ये, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इसीलिए ताकि वोटर्स की जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जा सके और जो प्रमोट हो सके वोटर की जो लिटरेसी है उसको। ठीक है, तो लिटरेसी को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ऑब्जेक्टिव ये भी है कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है उसके अंदर कम से कम 75% वोट जो है वो आ जानी चाहिए। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उनमें से कम 75% ऐसे होने चाहिए जो वोट कर चुके हों। तो यही है कि इसमें इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है और इथिकल वोटिंग के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट हम अपनी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि बात करती है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। क्या है ये, इसको बोला जाता है ओचा, OCHA। तो ओचा ने अभी बात किया है कि कैसे जो वायलेंस हो रहा है वेस्ट बैंक के अंदर, जो गाजा और वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन है उनके अंदर, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन ओचा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ओचा इटसेल्फ क्या है। ओचा एक यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटेरिएट है, UN की सेक्रेटेरिएट है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स को एक
साथ लाने में, कि कोई भी अगर इमरजेंसी आ गई है तो अब जो ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स हैं वो सब एक साथ आएंगे और अपना अपना काम करेंगे। तो ये ज़्यादातर काम करती क्या है, ये काम करती है कि ये एड वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है। एड क्या होती है, मदद जो होती है उसे। दूसरा, ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या बातें वहाँ पे हो रही हैं। उसके अलावा ये ह्यूमैनिटेरियन को सपोर्ट करती है, ठीक है। मानवतावाद है, इंसानियत जो है उसे ये सपोर्ट करती है, उसके जो एफर्ट होते हैं उसको सपोर्ट करती है, ऐसे ऐसे काम करती है। और ये क्राइसिस अफेक्टेड जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी एडवोकेट करती है, उनके बिहाफ पे खुद बात करती है। तो क्राइसिस अफेक्टेड जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके लिए बनी कब थी, बात करते हैं तो इसका जो स्थापना होती है वो होती है 1998 के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1998 के अंदर होती है। यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, जो बन जाता है ओचा के नाम से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका कोड ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ये हो जाता है ओचा। और हेड क्वार्टर इसके दो जगह पे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहला इसका हेड क्वार्टर है यहाँ पे जिनीविया में, स्विट्ज़रलैंड में, और दूसरा इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका के अंदर। तो ये इसके हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट हम चलते हैं वाइट हाइड्रोजन के ऊपर। तो साइंटिस्ट ने वाइट हाइड्रोजन को बहुत ही लार्ज रिजर्वर जो है इसका, उसको एक खोज की है जो कि मिला है फ्रांस के अंदर, ठीक है। फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा रिजर्वर जहाँ से इसको निकाला जा सकता है वो मिला है। वाइट हाइड्रोजन, उसको कभी कभी नेचुरल हाइड्रोजन के नाम से भी बोल देते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो गोल्ड के नाम से, या फिर इसको बोला जाता है जियोलॉजिक हाइड्रोजन, या तो गोल्ड हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो आप समझ जाइएगा कि ये तीनों जो नाम है वो इसी हाइड्रोजन के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये बनती कैसे है, ये क्या होती है नॉर्मल हाइड्रोजन से, तो ये नेचुरली जो है ये अर्थ के क्रस्ट में पाई जाती है। अर्थ जो हमारी है और उसका जो क्रस्ट है एरिया, यानी कि जो बिल्कुल सरफेस से नीचे वाला एरिया है, उसके अंदर इसको पाई जाती है। मैं आपको बता देती हूँ कि अर्थ हमारी बटी हुई है 3 पार्ट्स के अंदर। पहला जो पार्ट होता है वो होता है अर्थ का क्रस्ट, जो कि सबसे ऊपर है, हमारा सरफेस है। इसके नीचे का जो पोर्शन है ये होता है क्रस्ट, येलो वाला। इसके अंदर होता है मेंटल की लेयर, जिसमें अपर मेंटल लोअर मेंटल दोनों होती हैं। और इससे भी अंदर होता है हमारा कोर, यहाँ पे बिल्कुल कोर का एरिया। तो अर्थ को अगर आप खोलेंगे, गोल अर्थ अगर उसको काटेंगे बीच से, तो आपको कुछ इस तरीके से अर्थ की शेप दिखाई देगी कि उसके ऊपर सबसे पहले सरफेस है, फिर मेंटल मिलेगा, फिर आपको मतलब कि कोर मिलेगा, अपर मेंटल मिलेगा, लोअर मेंटल मिलेगा, और ये सब कुछ। तो यही जो अर्थ का क्रस्ट का पार्ट है, सरफेस, यहाँ पे हमारे क्या है, क्रस्ट के ऊपर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ओशन वगैरह है, ये सब यहीं पे है, क्रस्ट के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है इसके अंदर ही ये बनती है, फॉर्म होती है। और कब फॉर्म होती है, जब आपकी जो वाटर होता है, वाटर हमें पता है अंडरग्राउंड मिलता है, वाटर जब रिएक्ट कर देता है, रिएक्शन कर देता है, किसके साथ, किसी रॉक के साथ। और ये रॉक के साथ रिएक्शन कब करता है, जब उस रॉक के अंदर क्या होना चाहिए, जब उस रॉक के अंदर होता है आयरन रिच मिनरल्स। आयरन क्या होता है, लोह जो होते हैं। तो आयरन रिच अगर मिनरल्स उसके अंदर हैं तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं। और ऐसे कौन से होते हैं, ओलिवियन जो रॉक्स होती हैं उनमें ज़्यादातर आयरन रिच रॉक्स होती हैं। जब ज़मीन के अंदर, क्रस्ट के अंदर पता है हमें कि प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा टेम्परेचर भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर के लगने की वजह से रिएक्शन होकर बना देती है वाइट हाइड्रोजन। इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, इस्तेमाल इसका हो सकता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे एविएशन की इंडस्ट्री है, यानी जो प्लेन वगैरह जहाँ पे उड़ते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। शिपिंग में इसका इस्तेमाल हो सकता है, या स्टील जो बनाया जाता है उसके प्रोडक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कर्ट इन। तो एप्पल ने अभी अभी कर्ट जो CERT होता है उसको, इनको शॉपिंग अलर्ट जो है, स्नूपिंग अलर्ट के बाद में ज्वाइन कर लिया है। कर्ट कहाँ पे आता है, कर्ट है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर भी ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये MeitY के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो ये होता है मैती जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंडर, और ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है। ठीक है, क्या है, नेशनल लेवल की है, नोडल एजेंसी है, यानी कि इससे ऊपर कोई भी नहीं है इस चीज़ को संभालने के लिए। नोडल एजेंसीज वही होती है, ये नेशनल लेवल पर है, और इसी को ज्वाइन किया है एप्पल ने अभी। और ये कंप्यूटर की जो सिक्योरिटीज़ होती है, जो इंसिडेंट होते हैं, उसको एक साथ लाने के लिए, उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए इसको बनाया गया है। ये आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंदर। कब बनाया गया था इसको? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट, डबल ए यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, 2008 के अंदर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंदर ये बनती है, और ये मैंडेट करती है कि कोई भी जो इंसिडेंट होता है उसको रोका जा सके। अगर रोका नहीं गया तो उस पर रिस्पॉन्स ठीक से होना चाहिए, और सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बाद में फिर से फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं, जैसे डिजिटल क्राइम जो होते हैं, साइबर अटैक जो होते हैं, वो आगे ना हो। तो ये सब कुछ हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए था। इसके अलावा ये गाइडलाइंस को इशू करती है, एडवाइजरीज को इशू करती है, वनरेबिलिटी नोट्स बनाती है, और उन सब के साथ में ये बताती है कि कैसे खुद जो एक इंसान है वो भी अपना प्रिवेंशन कर सकता है, उसके साथ कोई डिजिटल मतलब कि घटनाएं ना हो। नेक्स्ट हम चलते हैं जीका वायरस की तरफ। जीका वायरस क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये इंसेक्ट है, इन्हीं से मॉस्किटो से ही जीका वायरस फैलाते हैं। और ये अभी डिटेक्ट हुआ है एक सैंपल में बेंगलुरु के पास, कर्नाटका के अंदर। ठीक है, बेंगलुरु हमें पता है कहाँ है, बेंगलुरु के पास, और ये कर्नाटका में इसको डिटेक्शन हुई है। तो जीका वायरस के बारे में थोड़ा सा जान देते हैं कि जीका वायरस जो है उसको फैलाता है ये, जिसका नाम है मॉस्किटो का एडिस मॉस्किटो। ये वो मॉस्किटो होते हैं जो आपको रात के समय पे नहीं काटते हैं, मतलब ये सिर्फ आपको दिन के समय पे काटेंगे ज़्यादातर। और ये वही मॉस्किटो है, ये यहाँ पे आपका जीका वायरस भी फैलाता है। इसके अलग ये जीका के साथ साथ डेंगू भी फैलाता है। ये डेंगू के अलावा चिकनगुनिया जैसे जो वायरसेस होते हैं उनको भी फैलाता है। और येलो फीवर अगर आपने सुना है तो ये येलो फीवर को भी फैलाता है। ठीक है, और ये 3-4 फीवर्स जो होते हैं ड्यूरिंगली सिर्फ यही होता है, इसीलिए इसका नाम पता होना चाहिए, एडिस मॉस्किटो। डेंगू के अंदर ये भी पता है कि डेंगू जो होता है वो हमेशा फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ही फैलाया जाता है। कभी भी या मोस्टली जो अभी तक हमारे इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मेल मॉस्किटोज इसको नहीं फैलाते हैं। जीका वायरस इन्फेक्शन की वजह से कुछ सिंड्रोम्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर, अडल्ट के अंदर, ओल्डर जो चिल्ड्रन है उनके अंदर। उनमें से कुछ सिंड्रोम मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि पहला सिंड्रोम जिसका नाम है गुलियान बेरे सिंड्रोम, ये है गुलियान बेरे सिंड्रोम। इसके अंदर जो आपकी लेग होती है उनकी मसल्स और हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा वीक होने लग जाती हैं, और एक समय पे ऐसा होता है कि आपका नर्वस जो सिस्टम है, सेल्स वगैरह, वो इंडिकेट करना ही बंद कर देते हैं कि इसको चलाना कैसे, और आप मोस्टली यहाँ से इतना ज़्यादा हिस्सा पैरालिसिस तक की स्टेज पे पहुँच जाता है, वो इतना वीक हो जाता है, तो ये उसको डैमेज करती है। सेकंड यहाँ पे अगर हम बात करें और क्या है, तो न्यूरोपैथी और माइलेटिस। तो ये है क्या है, दिस इज माइलिटिस। ये क्या होता है कि आपकी जो स्पाइनल एरिया होता है, जैसे ये आपका स्पाइनल एरिया है, यहाँ पे लुम्बर का पोर्शन है, दिस लुम्बर 1 लुम्बर 3, यहाँ पे आपका सर्वाइकल है, यहाँ पे आपका बीच का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्पाइनल जो कॉर्ड होती है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है। उसके अलावा उसमें आपको पेन दिखाई देगा, हर टाइम पेन होता रहता है। तो ये इस तरीके से इसके मतलब कि एसोसिएटेड वायरसेस वगैरह, सिंड्रोम वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। ट्रांसफ़र कब होता है, ये वायरस ज़्यादातर ट्रांसफ़र होता है प्रेग्नेंट मदर से बच्चे के अंदर। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर ये मदर से बच्चे के अंदर हो सकता है, या फिर ये सेक्सुअल कांटेक्ट जब होते हैं उनके अंदर किसी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर ये हो सकता है ब्लड के ट्रांसफ्यूशन से। तो यही 3 चीज़ें हैं कि ये आपके या किसी भी ह्यूमन टू ह्यूमन जो होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो पाएगा। ब्लड का ट्रांसफ्यूशन क्या होता है कि किसी और का ब्लड आपके अंदर चला जाए, और ऐसा उसको बोलेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक किसी के पास भी इसकी कोई भी वैक्सीन
नहीं है। तो इसीलिए मतलब इससे बच के रहना इज़ ओनली ऑप्शन। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है ई सिगरेट के द्वारा। देखिए ई सिगरेट क्यों आई है न्यूज़ में, क्योंकि एक स्टडी हुई है जिसके अकॉर्डिंग 85% जो यंगस्टर हैं, यानी कि जो अभी तक 18 से 25 की एज तक के बच्चे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर और चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, तो ये जो कुछ नेशंस हैं इनके 85% बच्चे क्या करते हैं कि ई सिगरेट की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उनको देख रहे हैं। तो इसी के लिए ई सिगरेट यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाती है कि है क्या। सबसे पहले तो ई सिगरेट क्या होती है। ई सिगरेट्स को और ज़्यादा नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसका सबसे कॉमन जो नाम है वो होता है वेप्स। ठीक है, वेप्स। तो वेप्स इसका एक नाम है। इसके अलावा इसका और नाम है इलेक्ट्रॉनिक निकोटाइन डिलीवरी सिस्टम। इसको एंड्स भी बोला जाता है, ENDS, यानी कि ई से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक, एन से बनेगा निकोटिन, और निकोटिन के बाद डी से बनेगा डिलीवरी, एस से बनेगा सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, ये भी इसका एक नाम है। ये क्या करती है, इसके अंदर एक ऐसा हीटिंग एलिमेंट होता है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा, ये रहा वेपोराइजिंग जो होता है, ये आपका हीटिंग मैनेजमेंट है। ये क्या करता है, इसको गर्म करता है। सबसे पहले इसके अंदर आपको एक बैटरी दिखाई देगी, ये आपको यहाँ पे बैटरी दिख रही है, दिस इज़ द बैटरी। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा एक लिक्विड कंटेनिंग निकोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिक्विड कंटेन कर रहा है, और इसी लिक्विड को आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें लिक्विड, और इसी लिक्विड को ये वेपर बना रहा है, वेपराइजेशन कर रहा है, और वेपर करने के बाद ये क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस में कन्वर्ट होने के बाद ये आपके इनहेबिटेबल हो जाएगा। आप इसको अपने अंदर ले पाएंगे, बॉडी के अंदर ले पाएंगे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से काम करता है कि लिक्विड जो निकोटीन होता है उसको गैस में बना देता है, कन्वर्ट कर देता है, और गैस वो आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। इसके फ़ायदे नुकसान यही है कि देखिए, वैसे तो जो नॉर्मल सिगरेट होती है उससे तो ये कम टॉक्सिक है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है निकोटीन। ठीक है, डायरेक्टली उसमें आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और भी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स, आपका जो और जो उसके अंदर जो होते हैं वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। जो आप जलाते टाइम लेके जाते हो तो डस्ट उसके अंदर आपका जाता है, इनहेबिटेबल हो जाता है वो, और ये उसके अंदर आपका डस्ट तो नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि ये गैस डायरेक्टली लिक्विड से गैस बन के आपके पास पहुंच रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि निकोटीन जो है वो माइंड को उसकी आदत हो जाती है और वो आपकी हैबिट नहीं छुड़वा पाता है, तो इसी वजह से निकोटीन कभी भी ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा निकोटीन के नुकसान होते हैं कि ये आपका जो ब्लड होता है, खून होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देता है और खुद को ब्लड के जो सेल्स हैं उनके साथ जोड़ लेता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से ऑक्सीजन को भी कम करता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अंदर एरोसोल होता है जिसमें निकोटीन होती है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स कब होंगे, जब वो 0.01 PM के होंगे। तो ये होते हैं अल्ट्रा फाइन, पोल्यूटेंट मैटर भी हो सकते हैं या अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर हैवी मेटल्स का इस्तेमाल भी किया गया है। इंडिया के अंदर क्या आप इसको खरीद सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर ई सिगरेट्स को बैन कर दिया गया था 2019 के अंदर, यानी आज से 4 साल पहले ही ये बैन हो चुकी है, और इसीलिए इंडिया के अंदर आप इनको नहीं खरीद पाएंगे। किस एक्ट के अंदर बैन किया था, इसको बैन किया था प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019। तो पी का एक्ट है, ये पी का एक्ट के अंदर इसको बैन किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है प्लेसेस इन न्यूज़। तो बरहेम का ये प्लेसेस है। बरहेम कहाँ पे है वो हम बात करेंगे। कैपिटल इसके मनामा है। किंगडम ऑफ बरहेम ने अभी जो एम्बेसडर थे उनके इजराइल के अंदर, उनको वापस बुला लिया है, और इसी वजह से ये न्यूज़ में है। हम बात करते हैं कि बहन जो है वो एक आर्चिपेलिगो है। आर्चिपेलिगो क्या होता है, आर्चिपेलिगो होता है जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड छोटे बड़े मिलके एक जगह बनाते हैं। जैसे कि इंडिया के पास देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है, आर्चिपेलिगन है इंडिया का। तो बरहेम के पास ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और क्योंकि वो एक आर्चिपेलिगन है इसी वजह से उसके पास 30 स्मॉल आइलैंड्स हैं, यानी छोटे आइलैंड
और उसके पास पर्शियन गल्फ के अंदर ये आइलैंड आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप छोटे में देखेंगे तो क्या है, मैं आपको अलग से एक मैप बना के आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ से शुरू होता है अफ्रीका, जो कि ऐसे जाता है। यहाँ पे आपको ये दिखेगी सोमालिया जो कंट्री है उसकी निब। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है अरब का पार्ट, और अरब जब यहाँ पे जाएगा तो नीचे आएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया। ठीक है, ये आपको है इंडिया। और यहाँ पे ये जो अरब है, अरब जब जाके मिल रहा है यहाँ पे ईरान के पास, ये बीच में क्या है, ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है, क्योंकि पर्शिया के पास है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ओमान मिलेगा, यमन मिलेगी, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे इज़राइल है इस तरफ, तो ये सारे जॉर्डन है ऊपर, तो ये सारे के बीच में यहाँ पे होता है पर्शियन गल्फ। और इसी पर्शियन गल्फ के अंदर बीच में यहाँ पे है बहरीन। तो अब यहाँ पे आप लोकेशन देखिए, ये पूरा का पूरा बहरीन है और ये गल्फ ऑफ बहरीन इसके साइड में बनाता है। ऊपर आप देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया आपको दिखेगा, सऊदी अरेबिया जो कि यहाँ की लोकेशन है, तो ये आपको दिख पा रही है, राइट। नीचे यहाँ पे और भी आइलैंड्स है जो बहरीन से अलग हैं और कतर के पास है, लेकिन फिर भी हवार आइलैंड्स बरहन का ही पार्ट ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी कि सबसे जो ऊंचा यहाँ का मतलब कि पॉइंट है, वो है अल दुखान हिल। तो अल दुखान हिल को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है जबाल अल दुकान। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। बाउंड्री इसकी किस किस देश से लग रही है, तो इसकी बाउंड्री ऊपर देखेंगे तो लग रही है यहाँ पे ईरान से। यहाँ पे ईरान है पहले, उसके बाद इराक है, तो यहाँ पे लग रही है, इधर है इराक, तो यहाँ पे लग रही है इराक। और यहाँ पे पर्शियन गल्फ क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ईरान जो था उसको एंशियंट या मेडिवल टाइम के टाइम पे पर्शिया के नाम से जाना जाता था। इसी वजह से ईरान का अब नेम चेंज हो गया है ईरान के नाम से, लेकिन अब इसका जो गल्फ है उसको अभी भी पर्शियन गल्फ ही बोला जाता है। आपको इसका नाम जो होता है ना बहरीन, इसका अरबिक में मतलब भी होता है टू सीज, यानी दो समुद्रों में। तो टू सीज क्योंकि इसके नीचे अरेबियन सी है, अगर आप बाहर निकलेंगे यहाँ से नीचे तो यहाँ पे अरेबियन सी मिलेगा आपको, ये अरेबियन सी है, और यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ मिलता है। तो यहीं पे हमारा आज की जो हमारी पूरा का पूरा आर्टिकल है वो होता है ख़त्म। तो एक बार बरहन और जो प्लेसेस थे हमारे हंगर वाले उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए आते हैं अर्थ के ऊपर। यहाँ पे हम चलते हैं पहले हंगर रिपोर्ट वाली जगहों पे। ये आप देखिए यहाँ पे कि इंडिया है, इंडिया से अगर हम चलेंगे यहाँ पे तो ईरान आएगा, ईरान के बाद इराक आएगा, इराक के नीचे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के इधर आएंगे तो ये अफ्रीका वाला पार्ट शुरू हो जाता है। और हमने बात किया कि जो हंगर हॉटस्पॉट है वो सूडान के अंदर है। तो सूडान आपका कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आपको सूडान दिखाई देगा, दिस इज सूडान, एंड सूडान के नीचे है साउथ सूडान। सूडान के अंदर क्या है, साउथ सूडान। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जिनका हमें देखने को मिला कि हंगर हॉटस्पॉट जो है उनमें इनका नाम आया है। यहाँ पे कोंगो भी आप लोग देख पाएंगे, कोंगो की कंट्री है, युगांडा है और केन्या है, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे इस तरफ जहाँ पे हम बात कर रहे थे बहरान के बारे में। तो ये आप देखिए पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे कतर है और कतर के ऊपर, जब मैंने कतर को आपको पहले बहुत अच्छे से दिखाया था, तो कतर के ऊपर यहाँ पे है दिस आइलैंड इज बहरैन आइलैंड। तो देखिए यहाँ पे इसकी बाउंड्री मैरीटाइम बाउंड्री है, ऐसे किसी के साथ भी ये लैंड की बाउंड्री टच नहीं कर रहा है, ज़मीन से ये किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। मैरीटाइम सिर्फ समुद्री है, तो वो कहाँ कहाँ लगती है, ऊपर ये देखिए यहाँ पे लग रही है ये आपकी ईरान के साथ, नीचे ये इधर लग रही है आपकी सऊदी अरेबिया के साथ, नीचे की तरफ लग रही है कतर के साथ। तो ये तीन कंट्रीज़ के साथ इसकी बाउंड्री जो है मैरीटाइम बॉर्डर्स वो लग रहे हैं। तो यहीं पे आज का हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है। ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी मेहनत करती रहिए एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।